हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मेट्रिक स्पेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि ओपन स्फीयर क्या होता है और हम किसी मेट्रिक स्पेस का हम ओपन स्फीयर कैसे बनाएंगे ये हम समझेंगे, और साथ ही साथ क्लोज स्फीयर का डेफिनेशन और क्लोज स्फीयर को हम कैसे बनाएंगे ये भी समझेंगे। और साथ ही साथ ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ओपन स्फीयर का यहाँ पे डेफिनेशन विद एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है। तो इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं कि आखिर ओपन स्फीयर होता क्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात आती है ओपन स्फीयर की। तो ये जो स्फीयर है इसे आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से कनेक्ट मत कीजिएगा। हालांकि कंसेप्ट वही लगेगा, लेकिन इसमें जो शेप है स्फीयर का वो जरूरी नहीं है कि वो थ्री डायमेंशनल हो या फिर सर्कुलर हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, तो शेप यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर ओपन स्फीयर होता क्या है। तो कहता है लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। देखिए ओपन स्फीयर हम तभी कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जब हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस गिवन हो। तो मैंने मान लिया कि लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस हमें गिवन है, एंड आर बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। और आर हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, यानी आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। आर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पे हम स्फीयर बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है स्फीयर का कोई सेंटर होगा और स्फीयर का कुछ रेडियस होगा। तो ये जो आर है इस रेडियस को बताता है, और रेडियस कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते हैं। ये डेफिनेशन है ओपन स्फीयर की। तो आर की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी हम ले सकते हैं। आर कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो कि जीरो से बड़ा है, लेकिन आर को हम जीरो या जीरो से छोटा नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए लिया हुआ है लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड आर बी अ पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एक्स। अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ए ले रहे हैं, एक्स का कोई मेंबर। ठीक है, for any a belongs to x by the open sphere or the open ball with center a and radius r, we mean the set of all point x belongs to x satisfying dx is less than r। अब देखिए कह रहा है ये जो ओपन स्फीयर है, ये जो ओपन स्फीयर है इसका कुछ सेंटर होगा और उसका कुछ रेडियस होगा। तो सेंटर और रेडियस तो बाद में, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक स्पेस चाहिए। तो एक्स डी मैंने मैट्रिक स्पेस ले लिया है। अब इसके बाद हमें एक सेंटर चाहिए। तो सेंटर मैंने ले लिया a बिलोंग्स टू x, क्योंकि यहां मैट्रिक स्पेस में x एक नॉन एम्प्टी सेट होता था। तो अगर x एक नॉन एम्प्टी सेट है तो इसमें से हम एलिमेंट को चूज कर सकते हैं, और इसीलिए हमने लिखा हुआ है फॉर एनी a बिलोंग्स टू x। हमने a कोई एलिमेंट लिया है x का, और इस a को हम कहेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब ये ए सेंटर हो गया, तो हमें अब रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस के लिए मैंने आर लिया हुआ है। आर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। आर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो, क्योंकि रेडियस कभी जीरो के इक्वल या जीरो से छोटा नहीं होता है। तो ए मैंने ले लिया एक्स का कोई मेंबर। अब देखिए ओपन स्फीयर को हम ओपन बॉल भी कहते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एक्स बाय द ओपन स्फीयर और द ओपन बॉल विथ सेंटर ए, सेंटर जो हमारा ए है और रेडियस आर है, वी मीन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ओपन स्फीयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर का मतलब ये है कि उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सारे पॉइंट x बिलोंग्स टू x का कलेक्शन जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, dxa इज लेस देन r, यानी डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन r। a क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, और r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी ये उन पॉइंट का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r से छोटा हो जाए। ये उन पॉइंट x का कलेक्शन है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा XD है, यानी ये हमारा मेट्रिक स्पेस है। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, इसके बाद हमें एक सेंटर चाहिए। तो A बिलोंग्स टू X मान लेते हैं, A कहीं यहां पर है।
ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा ए है। और फिर इसके बाद हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस मान लेते हैं आर। तो अगर हम रेडियस चाहिए तो मान लेते हैं यहाँ पे ए के अराउंड मैंने आर रेडियस का एक डिस्क बना लिया है। अभी ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर ही है, क्योंकि ओपन स्फीयर में जो शेप आता है वो जरूरी नहीं है कि वो सर्कल ही हो, वो टोटली इस एक्स पे और इस डी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सर्कुलर बनाया हुआ है, क्योंकि आप सर्कुलर से परिचित हैं। तो r ग्रेटर देन 0 है तो a है, ये रेडियस r हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस ओपन स्फीयर में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे हमें देखना है। ये उन पॉइंट x बिलोंग्स टू x का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस a से, अगर हम इस x का डिस्टेंस a से निकालें, अगर वो r से छोटा आ जाता है तो x को हम उस ओपन स्फीयर में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें, अगर इसे देखें, इस पॉइंट x को देखें, अगर हम x इस पॉइंट को देखें, तो अगर a और x के बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो जाहिर सी बात है ये r से छोटा ही होगा, क्योंकि ये r रेडियस के अंदर है, तो ये r से छोटा हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन a एंड x। तो हम इस x को कंसिडर करेंगे, इसे x ना करके x1 कह देते हैं। अब यही बात आती है, अगर इसको कंसिडर करें, इस पॉइंट को ऐसे नाम देते हैं हम x2, इस x2 को कंसिडर करें तो इसकी भी वैल्यू क्या है, r से छोटी है, क्योंकि x2 और a के बीच का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो r से छोटा आएगा, क्योंकि ये x2 इस बाउंड्री के अंदर है और r इस बाउंड्री तक मेजर हो रहा है। तो इस वजह से x2 को भी हम ओपन स्फीयर में कंसिडर करेंगे। ऐसे ही अगर देखा जाए तो इस बाउंड्री के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें तो उसे हमें ओपन स्फीयर में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसका a से तो वो r से हमेशा छोटा ही आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट हम इस r रेडियस के बाउंड्री से, ये जो सरकमफ्रेंस है इसके अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे उसका हम डिस्टेंस a से कैलकुलेट करेंगे, वो r से छोटा आ रहा है। इसका मतलब कि इन सारे पॉइंट्स को, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है उसे हमें ओपन स्फीयर में रखना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है बाउंड्री की। मान लेते हैं यहां पे हम लेते हैं x3, बिल्कुल बाउंड्री पे मैंने x3 ले लिया, तो डिस्टेंस बिटवीन x3 एंड a क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे x को x3 से अगर रिप्लेस किया जाए तो dx3 a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r, r इज लेस देन r। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, r इज लेस देन r, ये कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू नहीं है, क्योंकि 2 इज लेस देन 2, 3 इज लेस देन 3, ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो सेटिस्फाई कर जाता, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए इस बाउंड्री पॉइंट को ओपन स्फीयर में कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे डॉटेड बनाया हुआ था, क्योंकि हम ओपन स्फीयर में बाउंड्री को कंसीडर नहीं करते हैं, और बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे के सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो ओपन स्फीयर को हम लोग ओपन कहने का मतलब कि ओपन स्फीयर को हम लोग ओपन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो ओपन होता है, उसके अंदर बाउंड्री जो है वो कंटेन नहीं होता है, तो बाउंड्री हम कंसीडर नहीं करते हैं, और बाउंड्री के अंदर जितना भी पॉइंट है उन सारे को कंसीडर कर लेंगे, लेकिन बाउंड्री को नहीं करेंगे, तो इसलिए भी उसे ओपन कहते हैं। आप समझने के लिए ये कंसेप्ट अपना सकते हैं। तो इसके आगे लिखा हुआ द ओपन स्फीयर और ओपन बॉल of center A and radius R is denoted by SAR और SRA और BAR और BRA, ठीक है। अब देखिए SAR ये नोटेशन है, इसमें जो A है वो सेंटर है, R है और रेडियस है, ठीक है। अब पहले हम सेंटर लिखते हैं, फिर हम रेडियस लिखते हैं, या फिर हम रेडियस को नीचे लिख देंगे और सेंटर को लिख देंगे यहाँ पे। और इसी को जब हम ओपन बॉल कहेंगे तो हम इसे B से भी डिनोट कर सकते हैं, S फॉर स्फीयर एंड B फॉर बॉल। तो बॉल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम ओपन स्फीयर को ही ओपन बॉल भी कहते हैं। मैंने यहां भी आपको बताया ओपन स्फीयर और ओपन बॉल विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। तो हम सेंटर पहले लिखते हैं और रेडियस बाद में लिखते हैं,
ये एक नोटेशन है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है और ज्यादातर मैं इस नोटेशन को फॉलो करूंगा, SAR को। ठीक है, अब अगर इतना देखा जाए, अगर देखिए ये तो मैंने एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया इसका डेफिनेशन, लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए, मैथमेटिकली अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें, इसका डेफिनेशन लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं दैट इज SAR, ए क्या है? सेंटर है, और आर क्या है? रेडियस है। ये उन पॉइंट x का कलेक्शन है, x में का, जिसका डिस्टेंस अगर हम a से कैलकुलेट करें तो वो r से छोटा है। तो SAR को आप डायरेक्टली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इतना ना भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं ओपन स्फीयर को। तो ये है ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या होता है? ये उन पॉइंट का कलेक्शन होता है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r से छोटा हो जाए। अगर r माने रेडियस, रेडियस से अगर छोटा हो रहा है तो ओपन स्फीयर में बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा। और जैसा कि आपने इस डायग्राम के हेल्प से देखा कि ओपन स्फीयर में बाउंड्री को कंसीडर नहीं करते हैं, ये एक ओपन डायग्राम है, इसलिए भी इसे ओपन हम लोग कह सकते हैं इसे समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है इसके शेप की। तो ओपन स्फीयर जरूरी नहीं है कि जो हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े हैं वैसा ही हो या फिर सर्कुलर ही हो, वो पूरे तरह से एक्स पे डिपेंड करेगा और ज्यादातर इस डी पे डिपेंड करेगा। ये डी, ये मैट्रिक डिसाइड करेगा कि ओपन स्फीयर का शेप कैसा होगा। कभी कभी आपको ओपन स्फीयर का शेप कुछ इस तरह का भी दिख जाता है। ओपन स्फीयर का शेप कुछ इस तरह से भी दिख जाएगा, ये कुछ इस तरह का, बाउंड्री कंसीडर नहीं होगा, बाउंड्री कंसीडर नहीं होगा, कुछ इस तरह का भी दिख जाता है, या फिर आपको ट्रायंगुलर, सॉरी रेक्टेंगुलर भी दिख जाता है, फिर आपका कुछ इस तरह भी दिख जाता है, कुछ इस तरह से दिख जाता है। तो ये टोटली आपके मैट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करेगा, यानी इस ओपन स्फीयर का शेप जो है वो x डिसाइड करेगा और d डिसाइड करेगा, और सबसे ज्यादा ये d डिसाइड करेगा क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और इसी के हेल्प से हम ओपन स्फीयर का शेप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ओपन स्फीयर को हम कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो हम सबसे इजी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, RD हम लेते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस। अब यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जो डिस्टेंस फंक्शन होता है वो इस तरह से होता है, मॉड ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r, यानी x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए एक सेंटर और दूसरा हमें चाहिए रेडियस। तो सेंटर मैंने लिया है a इज इक्वल टू 1 और रेडियस मैंने लिया है 2, और ये जाहिर सी बात है जो रेडियस है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि r बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। पहली चीज रियल नंबर होनी चाहिए और दूसरी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो r इज इक्वल टू 2 क्या है? एक रियल नंबर है और पॉजिटिव है, तो r को हम ये ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है ओपन स्फीयर जिसका सेंटर 1 हो और रेडियस 2 हो इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस। देखिए मेट्रिक स्पेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस मेट्रिक में हम ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो S12 बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए SAR है, A की वैल्यू क्या है 1 है और R की वैल्यू 2 है, तो S12। ठीक है, अब इसका अगर हम ये डेफिनेशन लगाएं तो ये डेफिनेशन क्या है? x बिलोंग्स टू r, x क्या है? ये r है, dxa dx1 इज लेस देन r इज इक्वल टू 2, यहाँ पे dx1 इज लेस देन 2। तो ये डेफिनेशन आया। अगर इस डेफिनेशन में हम थोड़ा रिप्लेसमेंट कर दें, जैसे a को हम 1 से रिप्लेस कर दें, r को 2 से रिप्लेस कर दें, x को कैपिटल R से रिप्लेस कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए dx1 dxy किस तरह से डिफाइन है? मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो dx1 किस तरह से हो जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये लेस देन 2 एज इट इज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मॉड ऑफ, अगर कहीं लिखा है मॉड ऑफ a इज लेस देन 2, तो इसका मतलब होता है -2 इज लेस देन a इज लेस देन 2, ये होता है। ठीक है, मॉड ऑफ a इज लेस देन 2 का मतलब -2 इज लेस देन a इज लेस देन 2, ये होता है मतलब।
अब इसका मतलब ये है कि अगर मॉड ऑफ x माइनस वन इज लेस देन 2 है तो -2 इज लेस देन x माइनस वन इज लेस देन 2। सेम यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। तो अब देखिए, अब हमें बेसिकली x माइनस वन से मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों टर्म में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, ये यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये x, और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x जो है वो -1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है और 3 से स्ट्रिक्टली छोटा है, यानी x ओपन इंटरवल -1 3 में बिलोंग करता है। अब इसका क्या मतलब, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है कि ये जो x है वो R में भी बिलोंग कर रहा है और x -1 3 में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। जहां भी आपको ऐसा कंडीशन दिखे आप कुछ मत कीजिए, ये जो सेट है और ये जो सेट है इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए जब ये दोनों कॉमन हो। ठीक है, तो R इंटरसेक्शन -1, 3 अगर हम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -1, 3, और यही होगा ओपन स्फीयर विथ सेंटर 1 एंड रेडियस 2 इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यानी ये ओपन स्फीयर है यूजुअल मैट्रिक स्पेस में जिसका सेंटर 1 है और रेडियस 2 है। तो यहाँ पे देखिए जो स्फीयर है ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में आया। तो यहाँ ओपन इंटरवल फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मैट्रिक क्या था, मॉड ऑफ x माइनस वाई, ये इसी की वजह से तो आया है क्योंकि यही तो बार बार कैलकुलेट हो रहा था। तो ये d की वजह से ये जो स्फीयर है ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में आया है। तो एक चीज आप यहाँ पे जान गए कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में जो भी ओपन स्फीयर होता है वो ओपन इंटरवल के फॉर्म में ही आता है। ठीक है, तो ये था ओपन स्फीयर का कंसेप्ट। और हाँ एक चीज और, जैसे SAR जो है, ये जो SAR है, SAR कभी भी नॉन इम्पिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी, SAR जो है वो हमेशा नॉन इम्पिटी होता है। ठीक, SAR हमेशा नॉन इम्पिटी होता है। कैसे, ये कैसे हो रहा है, तो अगर हम देखें, अगर हम, मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया हुआ था, तो डायग्राम बनाया था तो मैंने कहा था, ये मैंने डायग्राम बनाया था XD, यहां मैंने सेंटर लिया था A, और ये मैंने R रेडियस का एक स्फीयर बनाया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, x1 x2 x3, यानी मैंने कहा था कि इस R रेडियस का जो सरकमफ्रेंस है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे ओपन स्फीयर में लाई करेंगे। तो और कुछ आए या ना आए, देखिए R अभी फिक्स नहीं है, बस हमें इतना पता है कि R जो है वो 0 से बड़ा है। तो R 0 से बड़ा है, तो R 0 से बड़ा होगा तो A तो हमेशा इस स्फीयर में लाई करेगा, क्योंकि R की वैल्यू अब छोटी से छोटी ले लीजिए तो वो A से कुछ डिस्टेंस पर ही होगा, क्योंकि R स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो A जो है वो हमेशा लाई करेगा इस ओपन स्फीयर में। और अगर हम इससे देखें तो A जो है वो X का पार्ट है, तो A बिलोंग्स टू X, और DAA अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे DAA क्या आएगा, DAA आएगा 0 नल प्रॉपर्टी से, क्योंकि मैट्रिक स्पेस का सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे अगर हम x को a से रिप्लेस कर देंगे तो ये 0 इज लेस देन r, ये हमेशा आएगा क्योंकि r 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, r 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो 0 हमेशा r से छोटा होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 0 इज लेस देन r, और 0 क्या है, ये 0 है DAA इज लेस देन r, यानी a जो है वो हमेशा SAR में बिलोंग करता है, और इसलिए SAR हमेशा नॉट इक्वल टू 5 होता है। SAR हमेशा नॉन इम्पिटी होता है, यानी ओपन स्फीयर में और कोई पॉइंट हो या ना हो उसका सेंटर तो जरूर होता है। तो ये था बेसिकली ओपन स्फीयर का एक डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल। अब हम क्लोज्ड स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम क्लोज्ड स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो हेडिंग डालते हैं क्लोज्ड स्फीयर। तो अगर आप ओपन स्फीयर समझ गए तो आप क्लोज्ड स्फीयर भी समझ गए, क्योंकि क्लोज्ड स्फीयर में भी कुछ नहीं करना है, सेम यही कंसेप्ट है। XD हमें मैट्रिक स्पेस लेना है और R हमें रेडियस चाहिए ही, तो R एक पॉजिटिव रियल नंबर है। और एनी A बिलोंग्स टू X द क्लोज्ड स्फीयर, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा बस, क्लोज्ड स्फीयर और द क्लोज्ड बॉल विथ सेंटर A एंड रेडियस R, क्योंकि ये भी स्फीयर है तो इसका भी कुछ सेंटर होगा, इसका भी कुछ रेडियस होगा। तो A मैंने ले लिया सेंटर और R मैंने ले लिया इसका रेडियस,
वी मीन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट x बिलोंग्स टू x सेटिस्फाइंग dxa। बस यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन और हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम बाउंड्री को भी कंसिडर करेंगे। अब हम बाउंड्री को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए dxa इज लेस देन इक्वल टू r। और इसके आगे लिखेंगे द क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड बॉल ऑफ सेंटर ए एंड रेडियस r इज डिनोटेड बाई, यहाँ पे जो ओपन ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पे बन जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। बस यही डिफरेंस है, बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट बन जाएगा, यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट और यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट। तो मेन मेरा नोटेशन यही रहेगा, मैं जितना भी थ्योरम आपको बताऊंगा उसमें मैं यही नोटेशन यूज करूंगा। और अगर इसे हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये किस तरह से डिफाइन होगा, SAR, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, SAR इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x सच दैट dxa इज लेस देन इक्वल टू r। बस यही चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा, बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ओपन स्फीयर में सिर्फ लेस देन था, इसमें लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सेंटर, उसके बाद r डिस्टेंस का एक रेडियस का एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अंदर के पॉइंट तो ऑब्वियसली लाई करेंगे, क्योंकि अंदर के पॉइंट क्या r से छोटे हो जाएंगे, तो अंदर के पॉइंट तो ऑब्वियसली क्लोज स्फीयर में लाई करेंगे। लेकिन अगर हम बाउंड्री को कंसीडर करें, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है x, यहाँ पे कोई पॉइंट है x, तो इसका डिस्टेंस a से कैलकुलेट करेंगे तो ये r आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम इस x का a से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये r आ जा रहा है, और r इज लेस देन इक्वल टू r। ये कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि ओपन स्फीयर में ट्रू नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इक्वल टू साइन नहीं था, लेकिन इसमें है, तो ये कंडीशन ट्रू है। और इस वजह से हम बाउंड्री को भी कंसीडर करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम बाउंड्री को कंसीडर कर रहे हैं। ये एक क्लोज्ड डायग्राम है, इसलिए हम इसे क्लोज्ड कह सकते हैं। ये आपके समझने के लिए है। क्लोज स्फीयर में जो भी डायग्राम फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्लोज होता है, और ओपन स्फीयर में बाउंड्री हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए वो ओपन होता है। तो SAR कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें, सेम एग्जांपल लेते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, जिसका डिस्टेंस फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहा है। इसका हम सेंटर 1 लेते हैं, रेडियस 2 लेते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं S12, ठीक है। S12 हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसका डिस्टेंस 1 से कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 से छोटा हो जाए, यानी रेडियस से छोटा हो जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बस लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ जहाँ लेस है वहाँ जहाँ इक्वल टू आ जाएगा। बस यहाँ पे जो ओपन इंटरवल -1 था, यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इक्वल टू आया, x की वैल्यू -1 भी हो सकती थी और 3 भी हो सकती थी, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल -1, 3। और जब इसका इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल -1, 3। यानी यहाँ पे क्लोज्ड स्फीयर क्या है, ये भी एक इंटरवल फॉर्म में है, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें एक बात जानने को मिला कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में जो ओपन इंटरवल होता है वो ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है, और जो क्लोज इंटरवल होता है वो क्लोज्ड स्फीयर होता है वो क्लोज इंटरवल के फॉर्म में होता है। और ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस, या फिर अगर हम कोई भी मेट्रिक स्पेस करेंगे, तो ओपन और क्लोज्ड स्फीयर में एक कनेक्शन होता है कि SAR इज अ सबसेट ऑफ SAR। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। तो ये जो ओपन स्फीयर होता है ये हमेशा क्लोज्ड स्फीयर में कंटेन्ड होता है, ओपन स्फीयर हमेशा क्लोज्ड स्फीयर का सबसेट होता है, ये यहां से कहना चाहते हैं। और यही इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर पे। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट मेट्रिक स्पेसेस को कंसिडर करेंगे, और उनमें हम ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर को मतलब कि कंस्ट्रक्ट करेंगे इन जनरल वे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।